देखो आज हम लोग फिर एक बार होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो एक नई इंफॉर्मेशन के साथ एक क्वेश्चन है। अब तक जो भी क्वेश्चन आपने लगाया है या देखा है उसमें जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी के शेयर्स परचेज करने गई तो उसने कभी 4/5 कभी 3/4 इस तरह के शेयर्स पर कभी 80% परचेज किया, कभी 60%, यानी कभी पूरे शेयर्स परचेज नहीं किया। आज के क्वेश्चन में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के सारे शेयर्स परचेज कर लिए। तो जब सारे के सारे शेयर्स परचेज कर लेगी तो इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम का वर्ड नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारे कोई भी अदर पर्सन नहीं रह जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहे हैं, इसको समझो, फिर अभी हम इसका सलूशन देंगे। क्या आपके सलूशन में क्या क्या चीजें छूट जाएंगी, किनका किनका यूज आप नहीं कर पाओगे, आगे के हम लोग सलूशन में इसको सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन चलो स्क्रीन पे देखो, हम डिक्टेट कर रहे हैं। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ लायबिलिटीज एंड असेट्स ऑफ H Limited and S Limited as on 31st March 2013। तो जो क्वेश्चन पर आपको बैलेंस शीट दिख रही है स्क्रीन पे वो 31st March 2013 की है। ऑन विच डेट H Limited acquired all the shares of S Limited, और इसी 31st March 2013 को H Limited ने S Limited के सारे शेयर्स परचेज कर लिए, सारा शेयर्स ने खरीद लिया। तो 31 मार्च 2013 को खरीद रहा है। इस डेट पर कोई भी रिजर्व और पीएल वो बतला नहीं रहा क्वेश्चन में। तो जब शेयर खरीदने की डेट पर कोई रिजर्व और पीएल नहीं बतलाएगा तो क्या हम लोग करेंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि नहीं? तो यहां पर करेंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा? जब उस डेट पर वो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोल देगा। फिर बैलेंस शीट में देखो, शेयर कैपिटल दिया है H का 5 लाख, S का 1 लाख। रिजर्व H लिमिटेड में नहीं है देखो क्वेश्चन में, लेकिन S लिमिटेड में 25,000 है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल H लिमिटेड में 1 लाख है और S लिमिटेड में 15,000 है। क्रेडिटर्स H लिमिटेड का 3,50,000 है और S लिमिटेड का 50,000 है। असेट्स में सन्ड्री असेट्स दी है 7,50,000, 1,90,000। और शेयर इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट, यानी जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के 100% शेयर परचेज किए उसकी वैल्यू दी है 2 लाख। नीचे लिख लिया, ऐड कर लिया। अब आपको नीचे कह रहा सो द कॉन्सिलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हमें कॉन्सिलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन को जब लगाने जाएंगे तो पहले वो सारे वर्किंग नोट उसी प्रोसेस पे बनाना जैसे आप अब तक बनाते आए हो, लेकिन इसमें एक नया वर्ड जो बार बार आप निकाले हो, कॉन्सिलिडेट, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो क्वेश्चंस में नहीं आएगा। आपको क्यों नहीं आएगा? क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के सारे शेयर परचेज कर लिए। तो चलो अब इसका हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। चलो ध्यान से देखो। तो देखो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को डिक्टेट किया, जब आप उसको समझ रहे थे। तो आज का जो टॉपिक था अभी हमने बताया कि एकदम न्यू टॉपिक था। अब तक जो क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे उसमें होल्डिंग कंपनी कुछ शेयर परचेज करती थी सब्सिडियरी की और कुछ छोड़ देती थी, यानी जो बचे शेयर थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से जाने गए। तो आज के क्वेश्चन में हम लोग जो सीख रहे हैं इसमें होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के सारे शेयर्स परचेज कर लिए। यह भी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामों में बहुत पूछा जाता है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के सारे शेयर परचेज किए। तो आप सारा प्रोसेस उसी तरह अपनाओगे, जो हम वर्किंग नोट बना रहे हैं आप ठीक उसी तरह बनाओगे जैसे आपने कैलकुलेट किया। तो चलो पहले इसके वर्किंग नोट को हम क्लियर करते हैं। लोग ध्यान से देखो इसमें। तो देखो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ लायबिलिटीज एंड असेट्स ऑफ H लिमिटेड एंड S लिमिटेड ऑन 31st March 2013। तो 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट है। लिख रहा है ऑन विच डेट, यानी 31 मार्च 2013 को ही H लिमिटेड ने S लिमिटेड के सारे शेयर एक्वायर कर लिए। तो पहला देखो टॉपिक आओ आप इसमें।
दोस्तों लोग पहला टॉपिक और इसमें देखा जाए रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकाला जाए। तो देखो हम लोग रेशियो ऑफ इंटरेस्ट हेडिंग डाले और इसमें कह रहा है कि कंपनी के सारे शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर लिए, यानी 100% शेयर्स कंपनी ने परचेज किए, 100/100 किया गया, 1 हो गया। और एस लिमिटेड का जब निकालोगे 1 में से सब्सिडियरी का माइनस करोगे 0, यानी एस लिमिटेड नाम का कोई वर्ड्स नहीं रह गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम का कोई वर्ड्स नहीं रह गया, सारे शेयर होल्डिंग ने परचेज कर लिए। अब फिर देखो इसमें अब करंट ईयर प्रॉफिट की बारी आएगी। तो देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि कंपनी ने 31 मार्च 2013 को शेयर्स परचेज किए और ऊपर इस डेट को कितना प्रॉफिट या रिजर्व है ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर जिस डेट को शेयर परचेज किया जाता है उस डेट का रिजर्व पीएल अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको करंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है। अगर उस डेट पर कोई रिजर्व और पीएल नहीं बोल रहा है तो आपको करंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो ऊपर देखो क्वेश्चन में 31 मार्च को शेयर परचेज हुआ लेकिन उस डेट पर कोई भी रिजर्व और पीएल क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब बैलेंस शीट में आओगे तो बैलेंस शीट में देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल सब्सिडियरी का 15,000 दिया है, हमने करंट ईयर प्रॉफिट में पीएल लिख दिया 15,000। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया है कि सब्सिडियरी ने इस ईयर में कोई पैसे रिजर्व में ट्रांसफर किए, उसको जोड़ देते। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है कि सब्सिडियरी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट इतना था, वो भी नहीं क्वेश्चन में नहीं बोला है, उसको माइनस कर देते। तो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दिया है वही प्रॉफिट हमारा करंट ईयर प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा करंट ईयर प्रॉफिट केवल पीएल जो है 15,000 हुआ। अब हम ये चेक करेंगे कि इस 15,000 प्रॉफिट में कितना कैपिटल प्रॉफिट है और कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है। अब तुम बैलेंस शीट पर आओगे तो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2013 की और शेयर परचेज किया गया उसी डेट पर यानी क्लोजिंग डेट पर। अगर शेयर ओपनिंग डेट पर परचेज करता है यानी 1 अप्रैल को तो पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयर खरीदने के बाद का होगा रेवेन्यू। और अगर शेयर क्लोजिंग डेट पर परचेज की जाती है यानी क्लोजिंग डेट पर ही शेयर खरीदने गए और हमें प्रॉफिट में हिस्सा भी मिल गया तो सारा का सारा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। तो अब देखो यहां पे 15,000 प्रॉफिट है, 31 मार्च को शेयर परचेज किए हैं, इसलिए ये प्रॉफिट पूरा का पूरा कैपिटल हो गया, इसमें कोई भी रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। अगर 1 अप्रैल को खरीदता तो सारा का सारा प्रॉफिट रेवेन्यू हो जाता, अगर बीच में खरीदता तो कुछ कैपिटल होते और कुछ रेवेन्यू होते, इसमें लास्ट में खरीदा इसलिए सारा का सारा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट हुआ। अब कैपिटल प्रॉफिट में आओ, लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो क्वेश्चन में कोई भी लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया है। दूसरे नंबर पर लास्ट ईयर रिजर्व खोजते हैं तो बैलेंस शीट में देखो रिजर्व दिया है सब्सिडियरी का 25,000, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो रिजर्व हम लोग लास्ट ईयर बीते ईयर का मानेंगे। तो लास्ट ईयर का रिजर्व हो गया 25,000। फिर देखेंगे कि करंट ईयर में कितना कैपिटल है, तो देखो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000 और ये पूरा का पूरा कैपिटल है, उसको लिख लिया 15,000। फिर देखते हैं क्या सब्सिडियरी के कोई असेट्स की वैल्यू बढ़ी है, जितनी बढ़ेगी उसको लाकर जोड़ोगे कैपिटल प्रॉफिट, क्वेश्चन में कहीं नहीं है। सब्सिडियरी के असेट्स की वैल्यू अगर घट गई है तो कैपिटल लॉस होगा, उसको माइनस करोगे, ये भी क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो अब इसको हमने ऐड किया 40,000, कैपिटल प्रॉफिट 40,000 हुआ। सारा का सारा प्रॉफिट होल्डिंग का हो गया क्योंकि सारे शेयर होल्डिंग के पास है। अब सब्सिडियरी यानी माइनॉरिटी नामक कोई वर्ड ही नहीं रहा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम होल्डिंग को दे दिए, सब्सिडियरी नाम से नील हो गया। अब देखो उसके बाद बारी आएगी रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट करंट ईयर में मिलता है और करंट ईयर में देखो रेवेन्यू प्रॉफिट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा नील है। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट भी रहता तो वो भी सारा का सारा होल्डिंग का हो जाता, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट इसमें है ही नहीं। फिर उसके बाद मेन आंसर पर आओगे कैपिटल रिजर्व और गुडविल। अब यहां देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना शेयर होल्डिंग कंपनी ने खरीदा है उसके लिए उसने एक्चुअल अमाउंट कितना पेड किए। तो बैलेंस शीट की असेट्स में लिखा है शेयर इन एस लिमिटेड 2 लाख, आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 2 लाख लिख दिया।
अब इसमें से हम दो चीजों को माइनस करते हैं। जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के शेयर्स खरीदे हैं उन शेयर की फेस वैल्यू क्या है, और होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के कैपिटल प्रॉफिट में कितना हिस्सा पाया उसको देखेंगे। तो देखो, होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडियरी के शेयर्स पूरे शेयर्स खरीदे हैं, पूरे शेयर्स की फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए, और जो भी कैपिटल प्रॉफिट था 40,000, तो सारा का सारा होल्डिंग के पास चला गया। तो 1,40,000 2 लाख में माइनस करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा होगा तो गुडविल, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा तो कैपिटल रिजर्व। तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो ज्यादा है, 60,000 हमारी गुडविल हो गई। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें 3 चीजें देखते हैं। बचे हुए शेयर्स, कोई शेयर नहीं बचा है, सारा शेयर होल्डिंग ले लिए। फिर जो कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट में बचे हुए शेयर होल्डरों का जो हिस्सा होता है, तो जब शेयर बचे ही नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, तो उनको कोई प्रॉफिट में भी शेयर नहीं मिला, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी हमारा नील हो जाएगा, इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहेगा नहीं। फिर बारी आई कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट लिख दिया 1 लाख, और उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट में जब कोई शेयर है ही नहीं है, तो वही 1 लाख ही हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया। तो वर्किंग नोट हम लोग बना लिए। अब इसी को बैलेंस शीट में फीड करें। तो बैलेंस शीट में फीड करने के लिए तो हमने बैलेंस शीट बनाया। अब बैलेंस शीट में पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा। तो पहला लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो सब्सिडियरी के 3 आइटम्स हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे, शेयर कैपिटल, उसका रिजर्व और उसका पीएल, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका रहता है। तो शेयर कैपिटल लिखा जाएगा तो सिर्फ होल्डिंग का लिखा जाएगा, और होल्डिंग का देखो शेयर कैपिटल लिखा है 5 लाख रुपए, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर देखो रिजर्व होल्डिंग में है नहीं, होल्डिंग में कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ है, तो रिजर्व को छोड़ दिया। जो सब्सिडियरी का था उसको हम लोगों ने यहां पर देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल प्रॉफिट के नाम पर, इसलिए उसको दिखलाएंगे नहीं। पीएल अकाउंट की जगह कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिख दोगे, तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिख दिया गया 1 लाख। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन में दिया क्रेडिटर्स, तो दोनों के क्रेडिटर्स को आपस में ऐड कर लो, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स को लेकर नहीं है। तो 3,50,000 H 50,000 S टोटल मिलकर हो गया 4 लाख। इसके बाद 2 नई लायबिलिटीज बढ़ती हैं। एक है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो कि इसमें है ही नहीं है, कारण कि सारे शेयर्स होल्डिंग ने परचेज कर लिए हैं। और एक अगर कैपिटल रिजर्व आता है, तो कैपिटल रिजर्व इसमें गुडविल है। तो 2 नई लायबिलिटीज बढ़ती हैं, दोनों लायबिलिटीज नहीं इस क्वेश्चन में है, इसी को ऐड कर लिया गया, हो गया 10 लाख। अब उसके बाद देखो असेट्स में आओ, तो दोनों की जो फिक्स्ड असेट्स हैं, सन्ड्री असेट्स, उन पर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो दोनों को ऐड किया, आ गया 9,40,000। और जो शेयर इन एस लिमिटेड है वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नाम से लिखा गया, और ये जुड़ घटकर एक नए नाम में कन्वर्ट हो गया गुडविल। तो हम लोग गुडविल 60,000 उसकी जगह पर लिखेंगे, और दोनों का टोटल किया गया 10 लाख। 10 लाख कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करो, पढ़ो, और फिर एक बार रिवाइज करके ये जो आपने देखा इसका रिवीजन करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट कई बार आप रिवीजन करना। तो ये क्वेश्चन अगर तैयार होता है तो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के सारे शेयर्स परचेज कर लिए। तो देखो इसी टॉपिक पर एक और क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन चलो देखो, चलो क्वेश्चन को पहले डिक्टेट करें जो आपकी स्क्रीन पे है। अरविंद लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स ऑफ मोहन लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2013। 1 जनवरी 2013 को शेयर परचेज कर रहा है। एंड द डिटेल्स ऑफ लायबिलिटीज एंड असेट्स ऑफ 2 कंपनीज ऑन 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 की बैलेंस शीट है, और शेयर परचेज कर रहा है वो 1 जनवरी 2013 को। फिर देखो इसमें लायबिलिटीज दी है, शेयर कैपिटल दिया है होल्डिंग और सब्सिडियरी का 5 लाख 3 लाख। जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2012 को यानी बिगिनिंग की डेट का दिया है 2 लाख 12,50,000।
स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया है 2,50,000, 1 लाख सब्सिडियरी का, क्रेडिटर्स दिए 2 लाख और 1,50,000, और बैलेंस शीट का टोटल 11,50,000 अरविंद लिमिटेड यानी होल्डिंग, और 7 लाख मोहन लिमिटेड यानी सब्सिडियरी का। असेट में देखो सन्ड्री असेट दिया है 6,50,000, 7 लाख। शेयर इन मोहन लिमिटेड यानी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के शेयर्स परचेज किए हैं, तो 5 लाख में परचेज किया, और देखो टोटल है 11,50,000, 7 लाख के टोटल को लिख दिया गया। फिर देखो एक नीचे इंफॉर्मेशन दे रहा है, द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ मोहन लिमिटेड had a credit balance of ₹30,000 on 1st April। अब देखो जो पीएल अकाउंट का बैलेंस दे रहा 1 अप्रैल को दे रहा है, और ऊपर शेयर खरीदा गया 1 जनवरी को। अब देखो 1 जनवरी को खरीदा है, शेयर खरीदने की डेट अलग है, और नीचे जो प्रॉफिट दे रहा है वो अलग डेट पर दे रहा है। तो यहां भी करंट ईयर प्रॉफिट आपको निकालना हो। ये बहुत कंफ्यूजिंग आइटम होता है कि कब जो हम लोग लगाएंगे तो शेयर डेट की खरीदने की डेट देगा, एक प्रॉफिट भी दे देगा, लेकिन हमेशा सतर्क रहना कि शेयर खरीदने की डेट क्या है और प्रॉफिट की डेट क्या है। तो शेयर खरीदने की डेट 1 जनवरी है और प्रॉफिट 1 अप्रैल को दिया है, जिसका मतलब दोनों की डेट अलग अलग है। यहां भी हमें करंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कब किया जाएगा? द प्रॉफिट्स ऑफ मोहन लिमिटेड एक्वायर्ड इवेंटली थ्रू आउट द ईयर, कह रहा है कि प्रॉफिट थ्रू आउट एक ही रेट पर कैलकुलेट होते रहे। फिर आगे कह रहा है प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2013। तो अब क्वेश्चन देखो डिक्टेट कर दिया, अब इसका हम सोल्यूशन देने जा रहे हैं। देखो तो पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से सब लोग फिर समझ लेना, तब उसके बाद इसके सोल्यूशन जो अभी लगाए हो क्वेश्चन फर्स्ट वाला, उससे काफी चेंज है। क्या चेंजेज हैं चलिए वर्किंग नोट में आपको दिखाते हैं। तो देखो चलो हम लोग क्वेश्चन का सलूशन देते हैं आपको, तो एक बार देखो फिर से रिपीट करते हैं। देखो जो हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन में उसमें भी सब्सिडियरी के सारे शेयर होल्डिंग्स ने परचेज कर लिए, इसमें भी होल्डिंग ने सब्सिडियरी के सारे शेयर परचेज किए। लेकिन देखो क्वेश्चन में छोटी छोटे लैंग्वेज कैसे क्वेश्चन की मीनिंग को बदल देंगे, तो इसमें भी वही सारे प्रोसेस हम लोग अप्लाई करें जो वर्किंग नोट में करते हैं। तो चलो पहले सबसे पहले हम लोग रेशियो ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो अब देखो इसमें अभी जैसे निकाला गया रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, एच लिमिटेड ने 100% शेयर परचेज कर लिए, 100/100 किया 1, और एस लिमिटेड के पास अब कोई भी शेयर नहीं बचा, उसका शेयर हो जाएगा नील। तो जब पूरे शेयर्स होल्डिंग कंपनी परचेज करेगी तो 100/100 करना, 100% शेयर परचेज कर लिया, 1 हो गया और सब्सिडियरी का नील हो गया। अब फिर बारी आएगी करंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा कि नहीं। अब सुनो देखो इसमें क्वेश्चन में देखो ऊपर बोले हैं कि जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के सारे शेयर 1 जनवरी 2013 को परचेज किया, लेकिन इस 1 जनवरी को कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, तो हमें इसमें करंट ईयर प्रॉफिट निकालना होगा। तो करंट ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए हम बैलेंस शीट का प्रॉफिट लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखो, इसको समझना, एक नया चीज मिला इसमें। बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट दिया सब्सिडियरी का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिया है। इसमें हमें करंट ईयर प्रॉफिट निकालने के लिए अगर इसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट जुड़ा होगा तो करंट ईयर प्रॉफिट का निकालने के लिए उसको लेस करोगे, और अगर सब्सिडियरी ने इस ईयर में कोई रिजर्व या फंड्स में प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा तो उसको ऐड करोगे। तो अब देखो बैलेंस शीट के नीचे एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि 1 अप्रैल को यानी इस ईयर की बिगिनिंग को कंपनी का प्रॉफिट था 30,000, यानी जब इस ईयर की स्टार्टिंग किया गया तो सब्सिडियरी में पहले से 30,000 प्रॉफिट था। ये पहली बार इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखो तो 30,000 जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर का होगा। अगर बिगिनिंग की डेट में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो समझना वो लास्ट ईयर की है, तो 30,000 प्रॉफिट लास्ट ईयर का है। तो जो सब्सिडियरी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट 1 लाख लिखे हो
उसमें ये 30,000 भी इंक्लूड है। तो जब हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे तो अब बैलेंस शीट का पीएल लिख दिए 1 लाख रुपए, उसमें से लास्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000 माइनस कर देंगे तो हमारा करंट ईयर प्रॉफिट होगा 70,000, 70,000। फिर से सुनो, देखो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया सब्सिडियरी के 1 लाख, नीचे कह रहा है कि 1 अप्रैल को सब्सिडियरी का प्रॉफिट 30,000 था, यानी 1 जनवरी को 30,000 प्रॉफिट था कंपनी की बैलेंस शीट में, और अब ईयर के लास्ट में वो 1 लाख हो गया। तो इसका मतलब इस ईयर में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, तो 30,000 पहले से था, 1 लाख हुआ, इसका मतलब 70,000 प्रॉफिट हमारे करेंट ईयर के थे। अब करेंट ईयर के प्रॉफिट 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, कैपिटल और रेवेन्यू। तो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2013 की, 31 मार्च 2013 की, और शेयर खरीदा गया 1 जनवरी 2013 को। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का प्रॉफिट शेयर खरीदने के बाद का होगा, यानी रेवेन्यू होगा, और रिमेनिंग जो 9 मंथ्स का प्रॉफिट होगा, यानी अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक का 9 मंथ का प्रॉफिट कैपिटल होगा। तो देखो इस 70,000 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैपिटल प्रॉफिट 70,000 का 9/12 52,500, और 70,000 का 3/12 यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 17,500 रेवेन्यू हो गया। तो देखो अभी आपने एक क्वेश्चन लगाया, उससे थोड़ा अलग होता जा रहा है, लैंग्वेज इसको बदल रहा है। 17,500 हुआ। अब उसके बाद अगला स्टेप कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मेट आपको बताए हैं, पहले लास्ट ईयर की प्रॉफिट चेक करना। तो अब की बार देखो बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल को प्रॉफिट था 30,000, इसका मतलब वो पिछले ईयर का प्रॉफिट का बैलेंस है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिख दिया 30,000। रिजर्व देखो दिया है 1 अप्रैल को, ये भी दिया है, ये भी हमारा लास्ट ईयर का होगा। बिगनिंग का कोई भी बैलेंस इस तरह का रिजर्व पीएल है तो समझ जाना वो लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का रिजर्व हो गया इसका 1,50,000। और करेंट ईयर में कैपिटल प्रॉफिट देखो 52,500, ये दोनों लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो आपने यहां माइनस किया वो है, लास्ट ईयर का रिजर्व बैलेंस शीट में दिया है वो है, और इस करेंट ईयर में कैपिटल 52,500 उसको लिख लिया। तो हमारा टोटल कैपिटल प्रॉफिट हो गया 2,32,500। इस कैपिटल प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, होल्डिंग और सब्सिडियरी। तो सब्सिडियरी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कोई है ही नहीं है, 0 है, तो ये सारा का सारा कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग का हो गया। तो होल्डिंग कंपनी 2,32,500 ले ली। अब आओ रेवेन्यू प्रॉफिट। तो देखो रेवेन्यू प्रॉफिट करेंट ईयर में है, देखो 17,500, तो हमने रेवेन्यू प्रॉफिट 17,500 लिख लिया। अब देखो इसमें कोई भी एसेट्स की वैल्यू घटी बढ़ी नहीं सब्सिडियरी के, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन का इफेक्ट इस रेवेन्यू पर नहीं पड़ा। तो रेवेन्यू प्रॉफिट 17,500 ही रहेगा, और वो भी सिर्फ होल्डिंग कंपनी के पास चले जाएगा, क्योंकि सब्सिडियरी नाम का कोई वर्ड क्वेश्चन में नहीं रह गया है। फिर आई कैपिटल रिजर्व या गुडविल के बारे में, दोनों में से कोई एक आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट की असेट्स में देखो, जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी के शेयर्स 5 लाख में परचेज किए, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख लिख दिया गया। इसमें से 2 चीजें माइनस करनी है कि होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडियरी के शेयर परचेज किए उसकी फेस वैल्यू क्या है। तो देखो सब्सिडियरी की कैपिटल बैलेंस शीट में 3 लाख दी हुई है, फेस वैल्यू 3 लाख लिख दिया, सारे शेयर परचेज कर लिया, सारा कैपिटल लिख लिया। फिर कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग का हिस्सा 2,32,500, तो शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट 2,32,500 लिख लिया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करोगे। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 5 लाख और इन दोनों की वैल्यू है 5,32,500। तो अब की बात देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम पड़ गया, तो ये जो डिफरेंस होगा ये कैपिटल रिजर्व कहलाएगा, और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटीज का आइटम हो गया। अगर ये गुडविल होता तो बैलेंस शीट की असेट्स में आता। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नील है, कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट कोई बचे नहीं, शेयर होल्डर्स हैं, सारा शेयर होल्डिंग के पास आ चुका है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का पीएल देखो 2,50,000 दिया, उसको लिख लेंगे, और इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट सारा का सारा होल्डिंग का उसको ऐड कर लेंगे 2,67,500। तो जब हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाएगा तो
अब इसी की हेल्प से बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट देखो बनी हुई है, पर इक्विटी और लायबिलिटी लिख लिया। पहली बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग का लिखेंगे 5 लाख रुपए, होल्डिंग का देखो दिया हो क्वेश्चन में। रिजर्व भी सिर्फ होल्डिंग का लिखेंगे, सब्सिडियरी की कैपिटल, सब्सिडियरी का रिजर्व, सब्सिडियरी के पीएल्स डिवाइड हो चुके हैं, तो रिजर्व सिर्फ होल्डिंग का लिखा गया 2 लाख। और पीएल अकाउंट की जगह हम लोग कॉन्सिलिडेटेड प्रॉफिट लिखेंगे, तो देखो आया 2,67,500 लिख दिया गया। फिर देखो दोनों के क्रेडिटर्स पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो दोनों के क्रेडिटर्स को ऐड कर लिया गया 3,50,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है नहीं, एक नई लायबिलिटी बढ़ती, लेकिन इस क्वेश्चन में एक लायबिलिटी बढ़ी है कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व लिख दिया गया 32,500। अब इसको ऐड किया तो 30,50,000 हुआ। असेट्स में दोनों की सन्ड्री असेट्स को ऐड कर लेंगे 30,50,000। कोई गुडविल नहीं है, इसलिए गुडविल नहीं है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व में कोई एक ही मिलेगा, तो गुडविल है नहीं, दोनों का टोटल इक्वल हो गया। इसको नोट करें और फिर दोनों क्वेश्चन को तुरंत रिवीजन में भी लग जाओ और रिवाइज करो। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही हैं।